Assalamu alaikum. I am back with section 2 of Contract Act 1872 which says about interpretation of clauses. तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन क्लोजेस क्यों दिए जाते हैं किसी भी एक्ट में। वैसे हर एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लोजेस दिए जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वर्ड्स की जो है डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनको इंटरप्रेट करें या इनकी टर्म्स बता दी जाती हैं पहले ही, ताकि इनकी मीनिंग इसी वे में लेके जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लोजेस में दिए हैं हम आगे का एक्ट पढ़ें, इसलिए दी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो ओवरव्यू था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और उसके साथ साथ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है इन आई ऑफ लॉ, ये हमने देखा था। अच्छा, इंटरप्रिटेशन क्लोजेस में बीच से स्टार्ट करनी हूँ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो मुझे लगा इट्स बेटर टू रीड दिस वर्स। सेक्शन 2H बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट वी मस्ट नो कि एग्रीमेंट है क्या। एग्रीमेंट ये है कि जब दो फरीक एक बात पर राज़ी बर रज़ा हो जाएं तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। इन सेम मैनर और इन सेम मीनिंग, अगर दो बंदे किसी बात पर राज़ी हो रहे हैं तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। और इन्फोर्सेबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसे इन्फोर्सेबल होने के लिए उस एग्रीमेंट में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। जब कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो अग्रीमेंट में होंगे तो वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा, और फिर वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अच्छा, जो मैं इसेंशियल एलिमेंट्स बता रही हूँ वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में है, जो बताता है कि एक अग्रीमेंट किन इसेंशियल एलिमेंट्स अगर उसमें होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, अब स्टार्ट से करते हैं कि सेक्शन 2 की जो सब सेक्शन ए है वो बताता है प्रपोज़ल क्या है। तो वैसे एज अ लेमैन ऑफ़र और प्रपोज़ल की मीनिंग सेम है, लेकिन इन आई ऑफ लॉ ऑफ़र और प्रपोज़ल में थोड़ा फ़र्क है, और वो मेन फ़र्क यही है कि प्रपोज़ल ऑफ़र जो है वो जनरली दी जाती है कि मैं आपको एक चीज़ की ऑफ़र दे रही हूँ, लेकिन प्रपोज़ल तब होता है जब कोई शख्स दूसरे शख्स से किसी काम को करने या ना करने की ख्वाहिश का इजहार करता हो, वो भी इस गर्ज से कि वो दूसरा बंदा उसे कंसेंट देगा अपना, तो उसे प्रपोज़ल कहते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ भी यही लिखा है डेफिनेशन में, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such an or absistence he is said to make a proposal। ठीक है, कि जब कोई शख्स दूसरे शख्स से किसी काम के करने या ना करने मीन्स एक्ट और ओमिशन की ख्वाहिश का इजहार करता है, इस गर्ज के साथ कि दूसरा शख्स जो है वो उस काम को करेगा या ना करेगा, और उसकी एसेंट लेने के लिए उसे प्रपोज़ल कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये है कि मैंने अपना घर बेचना है, तो मैं एक बंदे के पास जाती हूँ जो मुझे पता है कि ये मेरा घर ख़रीद ही लेगा, तो मैं उससे कहती हूँ कि मैंने अपना घर बेचना है। दूसरे बंदे को प्रपोज़ करती हूँ ये कहकर, इतने में लेना है, इतने में दूंगी, ये सब बातें कह के मैं दूसरे बंदे को प्रपोज़ कर रही हूँ, प्रपोज़ल दे रही हूँ अपना। ठीक है। सेक्शन 2 भी बताता है प्रॉमिस क्या है। तो जब वो प्रपोज़ल जो मैंने एक बंदे को दिया है वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। जैसे मैं एक पार्टी के पास गई सामने वाली, उससे मैंने कहा कि मैं अपना घर आपको बेचना चाहती हूँ, तो जब वो उस बात को मान ले कि ठीक है मैं ये घर ख़रीदूँगा, एक्सेप्ट कर ले मेरा प्रपोज़ल, तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि प्रॉमिस बनने के लिए एक तो प्रपोज़ल होना चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन होनी चाहिए प्रॉमिस को बनने के लिए। ठीक है। तो प्रपोज़ल तो मैंने आपको बता दिया क्या है, लेकिन कंसिडरेशन में भी आगे बताती हूँ। सेक्शन 2 का सब सेक्शन सी बताता है प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन है। तो प्रोमिसर वो है जो
प्रपोज़ल दे रहा है, जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, तो मैं इधर प्रपोज़ल दे रही हूँ ना सामने वाली पार्टी को, तो मैं प्रोमिसर हूँ और द पर्सन हु इज़ एक्सेप्टिंग माई प्रपोज़ल इज़ प्रोमिसी। ठीक है। सेक्शन 2D बताता है कंसिडरेशन क्या है। अच्छा, कंसिडरेशन दो तरह की होती है। एक वो जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक काम करने या ना करने से रोके या करने का कहे, वो होती है। और दूसरी कंसिडरेशन होती है मनी कंसिडरेशन, जिसमें पैसों के बारे में प्रॉमिसेस होते हैं कि इतने देने हैं, इतने नहीं देने। अच्छा, according to definition, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something such act or absence or doing something such act or absence or promise is called the consideration for the promise। जब प्रोमिसर की ख्वाहिश पर किसी अमर को करने या ना करने का, मतलब एक्ट और ओमिशन करने का कहे या कर चुका हो या प्रॉमिस करे कि करेंगे या नहीं करेंगे, उसे कंसिडरेशन कहते हैं। ये मैं लफ्ज़ी मायने बता रही हूँ इस डेफिनेशन के, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं प्रपोज़ कर रही हूँ सामने वाली पार्टी को कि अपना मैंने घर बेचना है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है या कुछ कंडीशंस या कुछ टर्म्स रखता है कि ऐसे ऐसे मैं इस टाइम पर दूंगा, इस टाइम पे नहीं दूंगा, या पैसे इस टाइम पे दूंगा, इस टाइम पे नहीं दूंगा, ये तमाम जो बातें हैं, तो ये कंसिडरेशन में आती हैं। कंसिडरेशन के वजह से समथिंग इन रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि मैं अगर एक बंदे को प्रपोज़ के तौर पर अपना घर बेचने का कह रही हूँ, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो मुझे उसके बदले में पैसे दे रहा है, तो समथिंग इन रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो ये जो हमारे दरमियान मामलात हैं, इसे कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2 सब सेक्शन ई बताता है अग्रीमेंट का, कि अग्रीमेंट क्या होते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट वो होता है कि जब दो फरीक एक किसी बात पर एक ही मैनर में राज़ी हों तो उसे अग्रीमेंट कहा जाता है। या प्रोमिस कर रहे हों कि ऐसा करेंगे, वो कहता है कि हाँ मैं उसके बदले में आपको ये दूंगा, या दो से ज़्यादा प्रोमिस हों तो उन्हें अग्रीमेंट कहा जाता है, क्योंकि प्रोमिस मिलकर ही तो कंसिडरेशन बनती है। अच्छा, इससे हमें पता चला डेफिनेशन से कि अग्रीमेंट को बनने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होने चाहिए, और कंसिडरेशन साथ होगी तो अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो हमें प्रॉमिस पता चल गया कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ करता है और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं? तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन F बताता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। ये कहता है प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसका एग्जाम्पल ऐसी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि वही घर वाली, कि मैं अपना घर एक बंदे को बेच रही हूँ 80 लाख में। वो कहता है मैं 40 लाख तो आपको कैश में दे दूँगा, लेकिन 40 लाख जो हाफ़ पेमेंट है वो मेरे पास एक फ़्लैट है 40 लाख की ही उसकी मतलब मियाद है, तो उसके बदले मैं आपको वो दे दूँगा। तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसका मतलब दो से ज़्यादा प्रॉमिसेस होगा ना। पहले तो हमारे दरमियान क्या प्रॉमिस था, मैं उन्हें घर दूँगी और उसके बदले वो मुझे 80 लाख पूरे के पूरे देंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ 40 लाख हैंड पर दूंगा, मतलब कैश दूंगा, लेकिन 40 लाख का एक फ़्लैट है वो दूंगा। तो ये दो से ज़्यादा प्रॉमिसेस हो गए, तो इन्हें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। और कंसिडरेशन यही प्रॉमिसेस और सीरीज़ ऑफ प्रॉमिसेस और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जब मिलकर बनते हैं तो इन्हें यही कंसिडरेशन बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। एक जनरली मैं वापस समराइज़ कर देती हूँ कि हमने पढ़ा, एक प्रपोज़ल होता है, एक बंदा जो दूसरे को दे रहा होता है, तो जो प्रपोज़ल दे रहा होता है वो प्रोमिसर होता है, और जो उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है वो प्रोमिसी होता है। और जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। हमने ये पढ़ा। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि कंसिडरेशन क्या होती है। तो कंसिडरेशन ये होती है समथिंग इन रिटर्न हो, कि अगर मैं प्रपोज़ल दे रही हूँ तो उसके बदले प्रोमिसी जो है वो भी मुझे उसके बिहाफ पे कुछ दे रहा है।
ठीक है। तो कुछ एक प्रॉमिस हो रहा है, दो हो रहे हैं या दो से ज़्यादा प्रॉमिसेस हो रहे हैं किसी एक्ट को करने या ना करने के, कुछ टर्म्स या कंडीशंस भी बन रही हैं इन्हीं के अंदर, तो ये कंसिडरेशन होती है। और उसके साथ हमने सेक्शन 2 का सबसेक्शन ई में पढ़ा कि अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो अग्रीमेंट्स प्रॉमिसेस होते हैं या सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं जो कंसिडरेशन बना रहे हों, उन्हें अग्रीमेंट कहते हैं। और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर वो बंदा कह रहा है मैं आपको 40 लैक्स दूंगा और साथ ही मेरे पास 40 लैक्स की म्याद का ही एक फ्लैट है वो दूंगा, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो गए। अच्छा, इसके सेक्शन 2 के सबसेक्शन और भी हैं GHIJ, वो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग से करूँगी तो उसमें बताऊँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरा।